अम्मी जी मैं जा रही हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आज बच्चों का पेपर है, 2 बजे तक आ जाऊंगी। वो काफ़ी उजलत में लग रही थी। पर बेटा नाश्ता तो करती जा। नजमा बेगम उसके हाथ में पराठा पकड़ाते हुए बोली। अम्मी जी पहले ही देर हो चुकी है, मैं वहीं कुछ खा लूँगी। खुदा हाफिज। वो पराठा वहीं रखती जल्दी से बाहर को भागी। मवहिद बेटा बहन को भी ले जाया करो साथ, वो कब तक यूं बसों के धक्के खाती रहेगी। नजमा बेगम मवहिद से मुखातिब हुई, जो कुर्सी पर बैठा पराठा खा रहा था। कुछ नहीं होता उसे, और वैसे भी उसका स्कूल दूसरी तरफ है, वहाँ जाते ही आधा घंटा लग जाता है। और मैं ये नहीं चाहता कि जो रो रो कर नौकरी मिली है वो भी मेरे हाथों से निकल जाए। नौकरी चली गई तो ये घर इस मैडम के 2,000 रुपयों से तो चलने से रहा, और पेट्रोल फालतू का ज़ाया होगा। मवहिद गुस्से से बोल रहा था। नजमा बेगम अपने बेटे से ऐसी बातें सुनकर सर झुकाकर चुप करके चली गईं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मवहिद, मैं तो यही मशवरा दूंगी, जितनी जल्दी हो सके अबीरा की शादी कर दें। वैसे भी 24 की हो चुकी है, और कितनी देर करनी है। उजाला चाय मोहित के सामने रखते हुए बोली। ये बहस तो चलती रहेगी, मुझे ऑफिस से लेट हो रही है, मैं चलता हूँ। मोहित नाश्ता अधूरा छोड़कर चला गया। उजाला भी अपने कमरे में सोने चली गई। अबीरा ही सुबह 4 बजे उठ जाती थी। नमाज पढ़कर वो सारे घर की सफाई करती और नाश्ता बनाकर जल्दी जल्दी में चली जाती। वो एक स्कूल टीचर थी। नजमा बेगम ने अफसोस में नाम में सर हिला दिया। दादो दादो कुछ खाना है। 2 साला इब्राहिम नजमा बेगम के दुपट्टे को खींचते हुए बोला। अरे मेरा लाडला इधर आ, बोल क्या खाना है। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। ये एक छोटा सा 5 मरले का घर था, जहाँ 5 लोग रहते थे। नजमा बेगम, उनका बेटा मोहित, उसकी बीवी उजाला, एक बेटी अबीरा और एक पोता इब्राहिम। उनके शोहर का 10 साल पहले ही कार हादसे में इंतकाल हो चुका था। वो जैसे ही स्कूल पहुंची पेपर शुरू हो चुका था। जो जल्दी जल्दी एक क्लास में ड्यूटी करने पहुंची। बच्चे आराम से अपना पेपर कर रहे थे, वो उन पर नजर रखे हुए थी। उस वक्त वो काली कमीज शलवार में मलबूस थी। दुपट्टा सर पर टिका हुआ था, बालों की चोटी बनाकर कमर पे डाला था। काले लिबास में उसकी सफ़ेद रंगत खूब खुलकर सामने आ रही थी। आंखों में काजल डाला था। वो अपने मुंह पर कोई मेकअप लगाना पसंद नहीं करती थी। उसका मानना था कि खूबसूरती सिर्फ सादगी में है। वो खुद भी सादा तबीयत की मालिक थी। सजना संवरना तो उसे आता ही ना था। टीचर मैंने अपना पेपर पूरा कर लिया। एक तरफ से एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई। वेरी गुड, लाओ। अबीरा ने पेपर उसके हाथ से ले लिया। पेपर इकट्ठे करते हुए रख रही थी, तभी स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो सब छोड़कर उनके पास गई। जी मैम, आपने बुलाया था। वो कमरे में दाखिल होकर बोली। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप हर रोज़ स्कूल लेट आती हैं, और मुझे अपने स्कूल में ये सब कुछ पसंद नहीं। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आइंदा लेट आई तो मैं आपको नौकरी से छुट्टी दे दूँगी। अब आप जा सकती हैं। प्रिंसिपल काफ़ी खड़ूस लग रही थी। अबीरा खामोशी से सुनकर बाहर आ गई। वो जानती थी अब कुछ ही दिनों में उसकी ये नौकरी भी छूटने वाली है। 2 बजे के करीब वो स्कूल से निकली। सामने ही बनी दुकान से उसने नजमा बेगम की दवाइयाँ लीं, कुछ फ्रूट भी ले लिया साथ ही, और वापसी के लिए बस का इंतज़ार करने लगी। 15 मिनट में बस आ गई। 1 घंटे बाद वो घर पहुंची। जैसे ही वो घर पहुंची, टीवी लाउंज में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर बढ़ गई। मामू जान, आप कब आए? अंदर सोफे पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। अबीरा बेटी आ गई, वो उठकर उससे मिले। आप कब आए? और अम्मी ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं जल्दी आ जाती। अबीरा शिकवा कुना नज़रों से नजमा बेगम को देखते हुए बोली। बेटा, मैं तो अभी 10 मिनट पहले आया हूँ। तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। बहुत अरसे के बाद तुम लोगों को देख रहा हूँ। वो नम आवाज़ में बोले। चले, मैं आपके साथ ही बैठ जाती हूँ। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, पर आई नो कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा जो आप नहीं आ पाए। अबीरा उनके पास बैठ गई। बस बेटा, तुम तो जानती हो, तुम्हारी मुमानी के गुजर जाने के बाद मैंने अपने आप को काम में बहुत मसरूफ़ कर लिया। किसी से मिलने का दिल नहीं करता था। ऊपर से फैक्ट्रियों में बहुत उतार चढ़ाव आए, पर अब शहरियार ने सब संभाल लिया है, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, तो सोचा तुम लोगों से मिल लूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले। भाईजान, आप रुकेंगे ना आज? नजमा बेगम ने पूछा। नहीं, मुझे रात तक वापस जाना है, फरहान साहब ने ना में सर हिलाते हुए कहा। अंकल, ये लें चाय और बताएं शहरियार कैसा है? मैंने सुना उसकी तलाक हो गई। उजाला चाय फरहान साहब को देते हुए बोली। उजाला, बस करो, नजमा बेगम ने उसे डांटा। हाँ उजाला बेटी, जब किस्मत बुरी हो तो कुछ नहीं किया जाता।
وہ امریکہ کی رہنے والی تھی اور اس جیسا آزاد ماحول اسے یہاں کیسے مل سکتا تھا؟ وہ ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی اور شہریار کو یہ سب ناپسند ہے۔ روز لڑائیاں ہوتی تھی اور آخر وہی ہوا، وہ طلاق لے کر ماڈلنگ کے شعبے میں چلی گئی۔ فرحان صاحب افسردہ لہجے میں بولے۔ بھائی صاحب اب بچے کون سنبھالتا ہے؟ نجمہ بیگم بولی۔ ابیرہ اٹھ کر کچن میں کھانا بنانے گئی۔ بس نجمہ بچے اپنی ماں کے بغیر پل رہے ہیں۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ۔ فرحان صاحب نے ٹاپک بدل دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے یہ سب پتہ نہیں چلے گا؟ تم جو پچھلے 2 مہینوں سے پیسوں کی ہیرا پھیری کر رہے ہو وہ سب مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بولو۔ وہ غصے سے مینیجر پر چلا رہا تھا۔ I'm sorry سر، مینیجر آہستہ آواز میں بولا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میری ڈکشنری میں اب یہ لفظ نہیں ہے۔ وہ روبدار آواز میں بولا۔ سر معاف کر دیں، ایک چانس دے دیں۔ اس کی سیکرٹری بولی۔ تم شاید بھول رہے ہو مجھے جھوٹ اور فریب کاری سے سخت نفرت ہے، اور اس نے تو چوری کی ہے۔ اس کی شکل مجھے اب اس آفس میں نظر نہ آئے، دور کرو اس کو میری نظروں سے۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سامنے والا کانپ جاتا۔ سیکرٹری نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ سر آپ کے لیے کافی منگواؤں؟ ابھی تم بھی یہاں سے جاؤ، اور انور کو بولو بچوں کو اسکول سے پک کر کے گھر پہنچائے۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں بابا کہاں چلے گئے، فون بھی بند کیا ہوا ہے۔ وہ فون پر بار بار کال ملا رہا تھا مگر آگے سے فون بند تھا۔ بیٹے آج بہت دنوں کے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے، بہت مزے کا بنا ہے۔ فرحان صاحب کھانا کھا کر بولے۔ شکریہ ماموں، میں نہ اپنے ہاتھ سے آپ کا قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ فرحان صاحب باقی سب کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ نجمہ اب چونکہ موہت بھی آ چکا ہے تو میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ کر لیتا ہوں پورا۔ فرحان صاحب اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولے۔ جی بولے بھائی صاحب، کیا بات ہے؟ وہ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ابیرہ بیٹی کو میں اپنے شہریار کی دلہن بناؤں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی بات پوری کی۔ پر بھائی صاحب شہریار تو… نجمہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے پتہ ہے یہ کوئی آسان بات نہیں، پر تم تو جانتی ہو میں شروع ہی سے ابیرہ بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، پر پھر شہریار نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ اب جب میں اس کے 2 معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں تو دل یہ سوچ کر گھبرا جاتا ہے کہ کل کو اگر کوئی ایسی لڑکی بیاہ کر گھر آ گئی جو بچوں کو ایکسیپٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ فرحان صاحب نے سمجھانا چاہا۔ جی ماموں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ یہ رشتہ بس پکا سمجھے۔ موہت مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کل آپ کو فون پر جواب دے دوں گی، مجھے اپنی بیٹی سے بھی تو پوچھنا ہے، نجمہ بیگم نے کہا۔ ہاں کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ شہریار ابیرہ کو بہت خوش رکھے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اندر کچن میں کھڑی ابیرہ نے ساری بات سن لی۔ وہ اپنا چکراتا ہوا سر سنبھال کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر وہ قہوے کے کپس لے کر باہر آئی اور ان کو پکڑا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کیا اور جلدی سے فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو فاہد، دیکھو تمہیں کل ہی میرے گھر رشتہ بھیجنا پڑے گا، اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تم جلدی سے اپنی امی کو بھیجو۔ وہ جلدی بولی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ آگے سے آواز ابھری۔ جلدی، میرے ماموں اپنے بیٹے کا رشتہ لے آئے ہیں، کل تک میری امی انہیں جواب بھی دے دیں گی، اور تم بول رہے ہو جلدی؟ اسے غصہ آ گیا۔ دیکھو تم جانتی ہو میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، مجھے پہلے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، پھر میں تم سے شادی کا سوچ سکتا ہوں۔ آگے سے فہد بولا۔ اس چکر میں میری شادی بھی کہیں اور ہو جائے گی۔ ابیرہ کی آواز بہت مشکل سے نکلی۔ دیکھو میں ابھی تم سے شادی نہیں کر سکتا، تو کیا میں انکار سمجھوں اسے؟ اپنی آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں تم نہ سمجھو، کیونکہ میں ابھی خود اس شادی کے موڈ میں نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے کسی امیر لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور تم تو بس ٹائم پاس تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ابیرہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹائم پاس؟ میں ٹائم پاس تھی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ ہاں، اب تم میری جان چھوڑو، بڑی آئی شادی کر لو، بائے۔ فہد نے چڑ کر فون بند کر دیا۔ ابیرہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے فون کی اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ابیرہ باہر آؤ، انکل جا رہے ہیں۔ باہر سے اجالا کی آواز آئی۔ جی آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھی اور منہ دھو کر باہر چلی گئی۔ فرحان صاحب کو الوداع کہہ کر وہ اپنے کمرے میں پھر سے بند ہو گئی۔ وہ بار بار فہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، پر آگے سے نمبر بند آ رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ 3 سال کی محبت بھلا دھوکہ اور فریب کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی اتنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟
वो ऊपर छत को देखकर सोच रही थी, साथ ही आंसुओं की उसकी आंखों से लड़ी जारी थी जो रुक ही नहीं पा रही थी। उसे अब भी याद था 3 साल पहले यूनिवर्सिटी में उसे फहद से मोहब्बत हो गई थी और वो दोनों रात को घंटों एक दूसरे से बातें करते। फहद उसका बहुत ख्याल रखता था। वो दूसरे गांव का था और गरीब भी था। अक्सर वो इससे पैसे भी लेता रहता था। अब अबीरा को वो समझ में आ रहा था, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम मेरे मुजरिम हो। वो सारी रात सो नहीं पाई, सिर्फ फहद के बारे में सोचती रही। 4 बजे उसने बिस्तर छोड़ दिया और नमाज पढ़कर सारे घर की सफाई की। सबके लिए नाश्ता बनाकर वो नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गई। आज वो टाइम पर स्कूल पहुंच गई थी। बच्चों के पेपर लेकर 2 बजे के करीब वो स्टाफ रूम में आ बैठी। अबीरा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फरी उसका परेशान चेहरा देखकर उसके पास आन बैठी। फरी, कुछ भी ठीक नहीं। अबीरा अपना सर हाथों में गिरा कर बोली, बताओ तो सही, हुआ क्या है? फरी परेशान हो गई। कल जब मैं यहाँ से घर गई तो मामू आए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लाए थे। अबीरा के गालों पर आंसू बहने लगे। उस वक्त वो दोनों ही स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। तो फहद का क्या होगा? फरी बोली। ये सुनने के बाद मैंने उसको कॉल की थी और जानती हो उसने क्या कहा? मिस्टर कहते हैं कि ये जो हमारे दरमियान मोहब्बत थी वो सब बस टाइम पास था, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अबीरा रोते हुए बोली, ऐसा बोला उसने? हद है। 3 साल बाद उसको याद आया कि वो मोहब्बत नहीं टाइम पास है। फरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं अब क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी एकदम रुक गई है। फरी, मैंने ऐसा क्या किया था जो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और फरी ने उठकर उसे पानी पिलाया। अबीरा, तुम्हें याद तो होगा मैंने तुम्हें बोला था, इस फहद पर भरोसा मत करो। कौन सा गैरतमंद लड़का बार बार ऐसे पैसे मांगता है लड़की से? उसने आज तक 1 रुपया भी तुम्हें वापस नहीं किया। फरी को फहद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मैं क्या करूँगी? तुम चुप करो, टेंशन मत लो और घर जाओ। जो बेहतर लगे वही करना, पर मेरी एक बात याद रखना, माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। और प्लीज़ अब इस बेहिस इंसान के लिए अपनी कीमती आंसू मत बहाओ। उठो, चलते हैं। फरी ने उसे चुप कराया। दोनों चादर लेकर स्कूल से निकल आई। फरी उसकी बचपन की दोस्त थी और दोनों एक ही गांव की रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे की हर बात जानती थी। अबीरा 1 घंटे के बाद घर पहुंच गई। उसको बुखार हो रहा था। वो सीधी अपने कमरे में आई और बेड पर लेट गई। 8 बजे के करीब रात को नजमा बेगम ने उसे आकर जगाया। अबीरा, बच्चे उठ, कुछ खा लो और फिर दवा खा लेना। नजमा बेगम ने उसे खाना खिलाया और दवा दी। अबीरा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। नजमा बेगम हिचकिचाते हुए बोली। अबीरा की सांसें एकदम को एक पल के लिए थम गई। वो समझ गई उसकी माँ क्या बात करने वाली है। जी अम्मी, बोलें, क्या बात है? अबीरा आहिस्ता आवाज़ में बोली, वो कल तुम्हारे मामू एक अहम बात करने आए थे। उन्होंने अपने बेटे शहरियार के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। नजमा बेगम के अल्फाज अबीरा को अपने सीने में चुभते हुए महसूस हुए। आपने क्या कहा? उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकलती हुई उसे महसूस हुई। मैंने आज तक का वक्त मांगा था। मैंने कहा अबीरा से पूछ कर बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि शहरियार शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप भी है, लेकिन अब उसकी बीवी उसे तलाक लेकर जा चुकी है। मुझे एहसास है तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, पर मेरी बच्ची एक सोच हर वक्त मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई और भाभी पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे। तुम्हारा बाप तो है नहीं जो इस ज़माने से लड़ सके। नजमा बेगम ने अपना खदशा बयान किया। अल्लाह ना करे अम्मी, आपको कभी भी कुछ हो। अल्लाह आपका साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। अम्मी, आपको जैसा बेहतर लगे आप वो कीजिए, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। नजमा बेगम के गले लगते हुए बोली, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ टल चुका है। नजमा बेगम लंबी सांस लेते हुए बोली, तुम अब आराम करो, मैं भाई साहब को खुशखबरी दे दूं। नजमा बेगम मुस्कुराते हुए अबीरा के सर का बोसा लेते हुए कमरे से बाहर चली गईं। अबीरा ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और आकर बेड पर लेट गई। मोबाइल फ़ोन हाथ में लिया। फहद की हर तस्वीर डिलीट कर रही थी वो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो तुमने मेरे साथ किया इसका फ़ैसला मैं अल्लाह के हवाले करती हूँ। उसने अपनी आंखों से गिरते आंसू पोंछे। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। उसे फरहान साहब की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। शहरियार, तुम मेरी इकलौती औलाद हो।
अपनी बहन को देखा है, उसने हमेशा मेरी बात मानी है। जहाँ मैंने कहा वहीं उसने शादी कर ली और आज देखो अपने शोहर और बच्चे के साथ कितनी खुश है। और तुमने अमेरिका में अपनी मर्जी से शादी की और क्या हुआ? 2 बच्चे होने के बावजूद वो अमेरिका की लड़की तुम्हें 5 साल बाद छोड़कर चली गई ना। फरहान साहब भी गुस्से में आ गए। बाबा प्लीज़ उसका नाम मत लें। मेरे बच्चे और मैं, हम तीनों खुश हैं और हमें किसी गांव की गंवार की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी बदतमीज़ी से बोला। बस शहरियार बहुत हो गया। अबीरा बहुत अच्छी लड़की है। नजमा ने फ़ोन करके हाँ भी बोल दी है। तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका। आज से 3 दिन के बाद हफ्ते को तुम्हारा निकाह है। मेरी ये बात दिमाग में बिठा लो। फरहान साहब अपनी कुर्सी से उठकर उसके बराबर आकर बोले। व्हाट? बिल्कुल नहीं, नो नेवर। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी को ज़मीन पर मारते हुए बोला और कमरे से बाहर चला गया। मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी शादी तो ज़रूर कराऊंगा और वो भी अबीरा के साथ ही। अब वही होगा इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फरहान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। दादा जान, उमैर ने मुझे बॉल मारा। नूर रोते हुए फरहान के कमरे में आई। उमैर और नूर दोनों ट्विंस थे और 4 साल के थे। मेरी प्रिंसेस इधर आओ, हम अभी उमैर की पिटाई करते हैं। फरहान साहब ने नूर को गोद में लिया और बाहर चले आए। लाउंज में उमैर बैट बॉल लिए खड़ा था। उमैर हमारी प्रिंसेस को क्यों मारा आपने? फरहान साहब। दादा जान मैंने नहीं मारा, मैं तो खेल रहा था। ये आगे आ गई और बॉल इसे लग गई। एक तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं, ना बाबा खेलते हैं और ना आप। मेरी मामा भी तो नहीं है, उमैर ने मुंह बनाते हुए कहा। शहरियार कमरे से फाइल लेते हुए नीचे आ रहा था। एक पल को उसके पांव थम गए। अच्छा चलो, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, अपने बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। फरहान साहब ने शहरियार को नीचे आते हुए देख लिया था। क्या दादा जान? दोनों एक्साइटेड हो गए। आपके बाबा ना बहुत जल्द आप दोनों के लिए मामा लेकर आने वाले हैं। फरहान साहब ने मुस्कुराहट दबा कर कहा। वाओ दादा जान, दोनों खुशी से चिल्लाए। माई फुट, शहरियार गुस्से से कहता हुआ बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। चलो हम तीनों तब तक खेलते हैं। फरहान साहब दोनों को लिए बाहर गार्डन में चले आए। मुझे तो हैरानगी हो रही है, वो तुमसे 10 साल बड़ा है और 2 बच्चों का बाप। वैसे तुम यही डिजर्व करती हो। देखना तुम्हें घास भी नहीं डालेगा, तुम सिर्फ उसके बच्चों की आया बनकर रह जाओगी। उजाला तंजिया अंदाज में बोली। अबीरा कुछ नहीं बोली, वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। इससे तो अच्छा मेरी खाला का बेटा था। नौकरी ना सही, कुंवारा तो था, पर तुम्हारी अम्मी जान को तो उसमें भी 100 कीड़े नजर आए थे। मुझे क्या, जो मर्जी करो। वो 2-4 बातें सुनाकर वापस अपने कमरे में घुस गई। हमेशा बस बातें सुनाने आ जाती हैं। अबीरा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? 3 दिन बाद निकाह और रुखसती है। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। नजमा बेगम मोहित के सामने बैठी हुई थी। पता नहीं मामू को किस बात की जल्दी है। खैर छोड़ें, छोटा सा फंक्शन है, आप बस इसके निकाह का जोड़ा खरीद लाएं। बाकी फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अमीर ससुराल है, वहीं जाकर कुछ खरीद लेगी। मोहित बेहिसी से बोला। शर्म करो मोहित, वो तुम्हारी इकलौती बहन है। वैसे भी मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं मांगा। तुम्हारे अब्बा की पेंशन है मेरे पास, तुम अपने सारे पैसे अपने पास रखो। अबीरा चल चादर ले, बाजार से कुछ शॉपिंग करनी है। नजमा बेगम को मोहित की बेहिसी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो अबीरा को लेकर बाजार चली गई। देखा आपने, अम्मी के पास पैसे हैं। जब आपने काम के लिए पैसे मांगे थे तब कैसे अम्मी ने अपना दामन बचाया था। उजाला मोहित के करीब आकर बोली। बस अब इसकी शादी होते ही हम लोग शहर चले जाएंगे। तुम इस बात का जिक्र अम्मी से मत करना, मोहित उजाला से बोला। उजाला तो चाहती यही थी। वो खुशी से उठी और किचन में चली गई। अगली सुबह बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए तो शहरियार अपने कमरे में तैयार होकर नीचे उतरा। शहरियार बैठो, इधर नाश्ता करके जाना। फरहान साहब ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो रोका। वो चुप करके बैठ गया। शहरियार, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूँगा, तो खामोशी से मेरी बात मान लो। फरहान साहब ने दोबारा वही बात शुरू करना चाहिए। प्लीज़ डैड, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। शहरियार ने दरमियान से ही बात काट दी। मैंने तुम्हारी फूफो को हाँ कर दिया, उन्होंने निकाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब मैं इनकार नहीं कर सकता। फरहान साहब ने जूस पीते हुए कहा। इस बात की क्या गारंटी है? आपकी भांजी मेरे बच्चों को माँ का प्यार देगी। वो आईब्रो झुकाकर सवालिया अंदाज में बोला। तुम बस इतना जान लो, वो बच्ची तुम्हारी माँ की परछाई है। वो तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे की माँ बनकर प्यार करेगी और एक दिन तुम ही मुझसे ये सब कुछ कहोगे। फरहान साहब मजबूत लहजे में बोला। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर मुझे कोई भी शिकायत हुई तो मैं इसे छोड़ दूंगा। शहरियार कुर्सी पीछे खिसका कर उठते हुए बोला।
وہ جانتا تھا فرحان صاحب نے جو سوچ لیا ہے وہ کر کے چھوڑیں گے، تو ان سے کوئی بحث کرنے کا فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، فرحان صاحب نے ایک پل کو سوچا اور کر دی، اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ وہ اپنا والٹ نکال کر باہر چلا گیا۔ کیا بھائی صاحب، آپ نے رشتہ طے کر دیا اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ اب ہم اتنے ہی پرائے ہو گئے ہیں، فاخرہ بیگم شکایت بھرے انداز میں بولی۔ بھابھی، بس میں نے اچانک ہی یہ فیصلہ کیا اور رشتہ طے کر دیا، شہریار بھی تو مان گیا، تو میں نے سوچا اب جلدی سے نکاح کا فنکشن ہو جائے۔ فرحان صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ عزیر تو بہت غصے میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم شادی پر ہی نہیں آئیں گے۔ آپ نے یہ تک نہیں بتایا دلہن کون ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں، نجمہ کی بیٹی عبیرہ، وہی میرے شہریار کی دلہن بنے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ واٹ تایا جی، وہ گاؤں کی گنوار آپ کو پسند آئی؟ آس پاس کوئی نظر نہیں آیا؟ شمائلہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ فرحان صاحب کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ وہ گنوار نہیں، پڑھی لکھی ہے اور ایک اسکول میں ٹیچر ہے، بہت سمجھدار ہے وہ بھی سخت لہجے میں بولے تو شمائلہ چپ کر گئی۔ چلیں آپ کے گھر چلتے ہیں، عزیر سے بھی مل لوں گا، اسے منا لوں گا۔ فرحان صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے اور باہر کو نکل گئے۔ تایا کو میں نظر نہیں آئی کیا؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت وہ گاؤں کی گنوار عبیرہ ہے، شمائلہ اپنی ماں سے بولی۔ ابھی چپ کر، تیرا تایا سن لے گا، چل جلدی چلتے ہیں۔ فاخرہ بیگم اسے لیے فرحان صاحب کے پیچھے چلی۔ 3 دن کیسے گزر گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ فری شام سے عبیرہ کو تیار کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں دے۔ فری اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ عبیرہ افسردہ چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب بھول جاؤ، یہی بہتر ہے۔ فری اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بولی تھی۔ نیچے بارات آ گئی اور وہ 12-13 لوگ تھے۔ عبیرہ کا دل ایک دم دھڑکا۔ آدھے گھنٹے بعد موہد، نجمہ بیگم نکاح خواں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ فری نے اس کے چہرے پر لال چنری ڈال دی۔ عبیرہ راشد، کیا آپ کو شہریار فرحان سے یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی بول رہا تھا اور عبیرہ کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ مولوی دوبارہ بولا۔ جی قبول ہے۔ وہ ہوش میں آئی اور بولی۔ سائن کرنے کے لیے اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پین پکڑا۔ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتی ہوں، آج سے میرے دل و دماغ میں صرف میرا شوہر ہوگا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے دل سے بولی اور سائن کر دیے۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ نجمہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا اور وہ رو دی۔